हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। ठीक है। इसके पहले हमने 3 क्लासें पढ़ी हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश का सिलेबस। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश की भौगोलिक एवं भौतिक विभाजन, भौगोलिक स्थिति एवं भौतिक विभाजन। तीसरी क्लास में हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश की जलवायु। आज फोर्थ क्लास है मिट्टियों की। उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी क्या है। अगर हम मिट्टी की बात करें तो जैसे चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन, जब चट्टान विखंडित होती है या चट्टान के विखंडन एवं वियोजन, चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन प्लस वनस्पतियों के अवसादीकरण, चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन प्लस वनस्पतियों के अवसादीकरण। वनस्पतियों के अवसादीकरण मतलब जो जो पेड़ से पत्तियां वगैरह गिरती हैं वो जब मिल जाती हैं चट्टानों में तो मृदा का निर्माण करती हैं। मतलब वियोजन और प्लस वनस्पतियों के अवसादीकरण से एक असंगठित परत बनती है। असंगठित परत को ही मृदा कहते हैं। ठीक है। लिखिए, मैं लिखवा रहा हूँ मिट्टी। मिट्टी डालिए हेडिंग। देखिए, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाली असंगठित परत जो चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाली असंगठित परत जो चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादीकरण के योग से निर्मित होती है उसे मृदा कहते हैं। ठीक। ये हो गई मिट्टी की परिभाषा। अब आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भागों में विभाजित करके हम पढ़ते हैं। कौन कौन? सबसे पहले हम बात करेंगे पर्वत प्रदेश मृदा की। पर्वत प्रदेश मृदा। दूसरी हम बात करते हैं मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा। और तीसरी हम बात करते हैं दक्षिण के पठारी क्षेत्र या बुंदेलखंडी मृदा। ठीक। अगर हम पर्वत प्रदेश मृदा की बात करें तो इसको 2 डिवीजन किया जाता है, इसके 2 भाग किए जाते हैं। पहला भाबर क्षेत्र की मृदा और दूसरी अगर हम बात करें तो तराई क्षेत्र की मृदा। ठीक। अगर हम मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा की बात करें तो इसको 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। देख लीजिए कौन कौन से। पहले जलोढ़ की मृदा। पहली है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, एक खादर होती है, एक बांगर। खादर, बांगर। पहली जलोढ़ मृदा। दूसरी अगर हम बात करें तो लवणी एवं
क्षारीय मृदा। ठीक। तीसरी अगर हम बात करें तो मरुस्थलीय मृदा। 4 नंबर पे है भूर्ण मृदा तथा 5 नंबर पे है काली मृदा। वहीं अगर हम बुंदेलखंडी मृदा की बात करें या फिर दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा की बात करें तो इसको भी 5 भागों में डिवाइड करके देखते हैं। पहला लाल मृदा, दूसरी राकर या राकड़ मृदा, तीसरी परवा या पड़वा मृदा, चौथी माण मृदा, माण मृदा, और पांचवी भोंटा मृदा। ठीक। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पर्वतपदीय मृदा, लिख लीजिए आप इसे। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पर्वतप्रदीय मृदा। पर्वतप्रदीय मृदा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाबर क्षेत्र की मृदा, दूसरा तराई क्षेत्र की मृदा। मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा की बात करें तो इसे 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा को पुनः 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। खादर मृदा, बांगर मृदा, उसके बाद लवणीय एवं क्षारीय मृदा, फिर मरुस्थलीय मृदा, फिर भूर्ण मृदा, फिर काली मृदा। दक्षिण के पठारी क्षेत्र या बुंदेलखंडी मृदा की बात करें तो इसको 5 भागों में बांटा जाता है। लाल मृदा, राकर या राकड़ मृदा, परवा या पड़वा मृदा, माढ़ मृदा और भोंटा मृदा। आइए हम एक एक मिट्टियों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हेडिंग डालिए पर्वतप्रदीय मृदा। पर्वतप्रदीय मृदा में सब हेडिंग डालिए, सब मतलब अब डिवीजन जो होता है वो हेडिंग डालिए। सबसे पहले पर्वतप्रदीय मृदा की अगर हम बात करें, पर्वतप्रदीय मृदा, पर्वतप्रदीय मृदा की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं भाबर क्षेत्र की मृदा। ठीक। देख लेते हैं यहाँ कहाँ पाई जाती है। ये यूपी है, ये उत्तर प्रदेश है। हमने इसको जलवायु वाले में भी पढ़ा था और भौतिक विभाजन में पढ़ा था। ये वाला जो क्षेत्र है ये भाबर क्षेत्र है, और जो इसके समानांतर दक्षिण में है ये तराई क्षेत्र है। तो यहाँ पे पाई जाएगी भाबर क्षेत्र की मृदा, और अगर इसकी बात करें तो तराई क्षेत्र की मृदा। ठीक। अगर भाबर क्षेत्र की मृदा के निर्माण की बात करें तो यहाँ हिमालय है, यहाँ पे ये हिमालय की शिवालिक श्रेणी है, और इससे निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं अपने साथ कंकड़ पत्थर लाती हैं और भाबर क्षेत्र में इकट्ठा कर देती हैं, मतलब छोड़ देती हैं। बड़े बड़े निक्षेप लाती हैं और इस क्षेत्र में छोड़ देती हैं। फलस्वरूप होता क्या है, यहाँ की मृदा पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं तथा बड़े बालू पाए जाते हैं। ठीक। इस मृदा में यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है वो छिछली मृदा होती है। छिछली जो पानी को रोक नहीं पाती है, जिससे पानी शीघ्र ही नीचे की ओर चला जाता है। क्योंकि यहाँ पे कंकड़ पत्थर पाया जाता है तो यहाँ उपजाऊ जमीन तो होगी नहीं। अगर बात करें कृषि की दृष्टि से तो यह अनुपयुक्त है। अगर हम बात करें भाबर क्षेत्र की मृदा की कृषि की दृष्टि से तो ये अनुपयुक्त क्षेत्र होता है। यहाँ पे केवल
कटीली झाड़ियाँ एवं वन पाए जाते हैं, बस। ठीक। आप हेडिंग डालिए भाबर क्षेत्र की मृदा और लिखिए भाबर क्षेत्र की मृदा। भाबर क्षेत्र की मृदा का निर्माण हिमालयी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थर से हुआ है। फलस्वरूप यहाँ की मिट्टियों में बड़े बड़े कंकर पत्थर एवं बड़े बालू पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप भाबर क्षेत्र की मृदा कृषि की दृष्टि से अनुपयुक्त होती है। परिणाम स्वरूप भाबर क्षेत्र की मृदा कृषि की दृष्टि से अनुपयुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए भाबर क्षेत्र की मृदा छिछली होती है, जिससे पानी शीघ्र ही नीचे की ओर चला जाता है। अतः इस क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ और वन पाए जाते हैं। ठीक। अब बात करते हैं तराई क्षेत्र की मृदा की। अगर हम तराई क्षेत्र की मृदा की बात करें, जैसे कि नदियाँ जब यहाँ पे उतरती हैं तो बहुत वेग में होती हैं, जिससे यहाँ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर अपने साथ लाती हैं, पहाड़ छोड़ देती हैं। लेकिन जब यहाँ पे नदियाँ आती हैं इसके बाद तराई क्षेत्र में, तो ये क्योंकि इतनी वेग इनका रह नहीं जाता नदियों का, क्योंकि भाबर क्षेत्र पे ये कंकड़ पत्थर को ले लेती हैं, तो यहाँ से काट छाट कर ये महीन कण को यहाँ पे लाती हैं। नदियाँ तराई क्षेत्र में महीन कण को लाती हैं, जिससे ये जो मैदान है तराई क्षेत्र वाला समतल हो जाता है। समतल, दलदल, नमी युक्त प्लस उपजाऊ होता है। ठीक। जिसकी वजह से यह क्षेत्र तराई क्षेत्र की मृदा कृषि की दृष्टि से बहुत अच्छी होती है, कृषि की दृष्टि से बहुत उपयुक्त मृदा होती है। परिणाम स्वरूप यहाँ पे गन्ने, जूट तथा धान की अच्छी पैदावार होती है। समझ गए आप तराई क्षेत्र? और तराई क्षेत्र में हमने कल जलवायु में पढ़ा भी था कि तराई क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है। हमने पढ़ा था किस लिए वर्षा अधिक होती है। यहाँ लगभग 120 से 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है, प्लस यहाँ की मिट्टी भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये सर्वाधिक उपजाऊ वाली जमीन होती है। लिख लीजिए, हेडिंग डालिए तराई क्षेत्र की मृदा। लिखिए तराई क्षेत्र की मृदा का निर्माण, तराई क्षेत्र की मृदा का निर्माण हिमालयी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए महीन कणों से होती है। परिणाम स्वरूप यहाँ की मृदा समतल, दलदल एवं नमी धारण किए हुए रहती है, जो अत्यधिक उपजाऊ होती है। तराई क्षेत्र की मृदा में कृषि की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त मृदा है। मतलब तराई क्षेत्र की मृदा कृषि की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त मृदा है। अतः इस क्षेत्र में गन्ने, जूट तथा धान की अच्छी खेती होती है। हमने पढ़ लिया भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा। दूसरा, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा था मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा। अब हेडिंग डालिए मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा, और उसमें मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा, और उसमें सब हेडिंग डालिए जलोढ़ मृदा। ठीक। और जलोढ़ मृदा में सब हेडिंग डालिए खादर मृदा। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक खादर, दूसरी बांगर। ये जो नदियाँ होती है ये गंगा नदी है।
ये जो नदी है ये यमुना नदी है। ठीक। अगर हम बात करें जलोढ़ मृदा की, अगर हम बात करें खादर मृदा की, मान लीजिए ये गंगा नदी, ये गंगा नदी है, बीच में ये बह रही है गंगा नदी। ठीक। तो ये वाली जो मृदा होती है जो इसके पास होती है, ये वाली मृदा, ये खादर मृदा होती है। खादर मृदा का मतलब है कि नदियां जहां प्रत्येक वर्ष अपनी बाढ़ के साथ गाद मृदा को लाती हैं और छोड़ देती हैं, वो खादर मृदा होती है। तो ये इसे नवीन जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है, नवीन जलोढ़, क्योंकि प्रत्येक वर्ष नदियां यहाँ पे गाद लाती हैं और छोड़ देती हैं, प्रत्येक वर्ष यहाँ पे बाढ़ आती है, इसे नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। और खादर मृदा की विशेषता क्या है कि ये बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है। ठीक। नदियों के समीप वाली जो मृदा होती है, जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है, उसे हम खादर मृदा कहते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है। ये हल्के भूरे रंग की होती है, हल्के भूरे रंग की छिद्र युक्त महीन कणों वाली होती है। खादर मृदा नवीन जलोढ़ मृदा होती है, ये अत्यधिक उपजाऊ मृदा होती है तथा ये हल्के भूरे रंग की छिद्रयुक्त मृदा होती है जो महीन कणों वाली होती है। ठीक है। बांगर की अपेक्षा ये अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है। अभी हम पढ़ेंगे बांगर के कौन सी मृदा होती है। खादर मृदा नवीन जलोढ़ मृदा होती है, उपजाऊ मृदा होती है, हल्के भूरे रंग की छिद्रयुक्त महीन कणों वाली मृदा होती है। और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें खादर मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवाश्मों या जीवांशों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। लिख लीजिए, लिखिए मत, मैं लिखवा दे रहा हूँ, पहले आप समझ लीजिए। खादर मृदा कौन सी मृदा होती है? जो नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ का मतलब होता है नदियाँ प्रत्येक वर्ष जहाँ पे अपने बाढ़ लाती हैं उसे हम खादर मृदा कहते हैं। ये बांगर के अपेक्षा अधिक उर्वर शक्ति वाली होती है। खादर मृदा का जो निर्माण है ये प्लिस्टोसीन काल में हुआ था। प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन युग में काप मृदा प्लस कीचड़ और बालू से हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं बांगर मृदा की। तो ये ऊपरी जो है, जैसे मान लीजिए गंगा है तो जो ये ऊपरी ऊपरी हिस्सा है, मतलब ये खादर के बाद वाला जो हिस्सा है इसे हम बांगर कहते हैं। बांगर में प्रत्येक वर्ष नहीं बाढ़ आती, या तो पहले कभी बाढ़ आई थी या फिर कभी कभार बाढ़ आती है, तो उसे हम बांगर कहते हैं, बांगर। ठीक। इसका भी निर्माण प्लिस्टोसीन काल में हुआ है, काप मृदा से, कीचड़ से और बालू से। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो ये बांगर की अपेक्षा कम उर्वर वाली होती है। ठीक। और इसमें, इस मिट्टी में, बांगर मृदा में चूने की गांठ पाई जाती है जिसे कांकर कहा जाता है। ठीक है। इसमें समानतः चूना प्लस फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस तथा जीवाश्मों की कमी पाई जाती है। बांगर मृदा को पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे
उपरहार, उपरहार के नाम से जाना जाता है। ठीक, लिख लीजिए अब दोनों मृदा। खादर मृदा, पहले हेडिंग डालिए खादर मृदा, लिखिए हेडिंग डालिए खादर मृदा। खादर मृदा का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में, खादर मृदा का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में काप मृदा, कीचड़ एवं बालू से हुआ है। खादर मृदा का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में काप मृदा, कीचड़ एवं बालू से हुआ है। खादर मृदा नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह हल्के भूरे रंग की छिद्रयुक्त, यह हल्के भूरे रंग की छिद्रयुक्त महीन कणों वाली मृदा होती है। खादर मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अगला पॉइंट, खादर मृदा बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वर शक्ति वाली होती है। खादर मृदा में सामान्यतः चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवांशों की अधिकता, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। खादर मृदा को कुछ अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे नवीन जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा, सिल्ट मृदा, सिल्ट बलुई मृदा, दोमट मृदा और मटियार मृदा। ठीक, ये हो गई खादर मृदा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए बांगर मृदा। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया है। आप लिख लीजिए अब खादर मृदा हेडिंग डाल के, डालिए बांगर मृदा, लिखिए बांगर मृदा का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में बांगर मृदा का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में काप मृदा, कीचड़ एवं बालू से हुआ है। बांगर मृदा नदियों के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। बांगर मृदा में चूने की गांठें पाई जाती हैं, जिसे कांकर कहा जाता है। बांगर मृदा खादर की अपेक्षा कम उर्वरा शक्ति वाली होती है। ठीक, बांगर मृदा में सामान्यतः चूना, फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, जीवाश्म एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह हो गई बांगर मृदा। एक पॉइंट और लिख लीजिए, बांगर मृदा को पूर्वी उत्तर प्रदेश में उपरहार कहा जाता है। बांगर मृदा को पूर्वी उत्तर प्रदेश में उपरहार कहा जाता है। ये हो गई हमारी खादर मृदा और बांगर मृदा। आगे बात करते हैं दूसरी मृदा की। दूसरी मृदा है लवणी एवं क्षारीय मृदा। लवणी एवं क्षारीय मृदा, ठीक है, इसको समझ लीजिए। बांगर वाला जो क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र क्योंकि कम उपजाऊ है, कम उपजाऊ होने के कारण इसको उपजाऊ बनाने के लिए किसानों ने बहुत अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया। उर्वरकों का प्रयोग अधिक मात्रा में, इससे हुआ क्या कि मान लीजिए ये जमीन है, ये जमीन है, तो किसान ने उर्वरकों का प्रयोग यहाँ पे किया। ठीक, तो कुछ उर्वरक तो यहीं पे मिल गए मिट्टी में, लेकिन कुछ उर्वरक पानी के द्वारा बहाकर इधर क्षेत्र में फैल गए। ठीक, तो इससे एक नवीन मृदा का निर्माण होता है, जिससे लवणी एवं क्षारीय मृदा कहते हैं।
अगर उत्तर प्रदेश में इसके विस्तार की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार अलीगढ़, कानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर तथा प्रयागराज में है। इस ये मृदा है, इसकी लवणीयता एवं क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम क्या करता है, मिट्टी को कठोर होने से रोकता है, मिट्टी को कठोर नहीं होने देता है। मिट्टी को क्या नहीं होने देता, कठोर नहीं होने देता है। लवणीय एवं क्षारीय मृदा अत्यधिक अनउपजाऊ मृदा है। आप हेडिंग डालिए, लवणीय एवं क्षारीय मृदा लिखिए। प्रदेश के बांगर वाले क्षेत्र में, प्रदेश का बांगर वाला क्षेत्र कम उपजाऊ होने के कारण किसानों ने इस क्षेत्र में अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग किया है। परिणाम स्वरूप कुछ उर्वरक तो मिट्टी में मिल गए, लेकिन कुछ उर्वरक पानी के साथ बहकर दूसरे स्थान पर चले गए, जिससे एक नई मृदा का निर्माण हुआ, जिसे लवणीय एवं क्षारीय मृदा कहा जाता है। ठीक, जिससे एक नई मृदा का निर्माण हुआ, जिससे लवणीय एवं क्षारीय मृदा कहा जाता है। प्रदेश में इसका विस्तार अलीगढ़, प्रतापगढ़, कानपुर, प्रयागराज तथा जौनपुर जिलों में है। इस मृदा से लवणीयता एवं क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिससे जिप्सम मिट्टी को कठोर होने से रोकता है। जिप्सम मिट्टी को कठोर नहीं होने देता। लवणीय एवं क्षारीय मृदा अत्यधिक अनउपजाऊ होती। ये हो गई लवणीय एवं क्षारीय मृदा। अब हम बात करते हैं मध्यवर्ती मैदान क्षेत्र की तीसरी मृदा। कौन सी मृदा? मरुस्थलीय मृदा। अगर हम मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो ये मृदा शुष्क तथा आर्द्र शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है, जैसे राजस्थान, हरियाणा प्लस पंजाब में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है कुछ, जैसे आगरा, मथुरा तथा अलीगढ़। इस मिट्टी की बात करें तो इसमें लवण एवं फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन प्लस ह्यूमस प्लस जीवाश्मों की कमी पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा की अगर बात करें तो ये मरुस्थलीय मृदा में मोटे अनाजों की खेती होती है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि। हेडिंग डालिए और लिखिए मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का निर्माण शुष्क तथा आर्द्र शुष्क प्रदेशों में होता है, जैसे राजस्थान, हरियाणा एवं पंजाब। अगर हम उत्तर प्रदेश में मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो यह कुछ पश्चिमी जिलों में पाई जाती है, जैसे मथुरा, अलीगढ़ एवं आगरा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। मरुस्थलीय मृदा में लवण एवं फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन, ह्यूमस एवं जीवाश्मों की कमी पाई जाती है।
मरुस्थलीय मृदा में मोटे अनाजों की खेती की जाती है, जैसे ज्वार, बाजरा और मक्का। ये हो गई मरुस्थलीय मृदा। अब बात करते हैं मध्य के मैदानी क्षेत्र की चौथी मृदा, जिसे बोला जाता है भूड़ मृदा। भूड़ मृदा, अगर इसकी बात करें हम तो भूड़ मृदा का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में हुआ है। प्लीस्टोसीन युग में हुआ है। कहाँ पे हुआ है ये देख लीजिए। मान लीजिए ये नदी है गंगा, ये उसकी सहायक नदी है यमुना, ये रामगंगा, घाघरा, गोमती, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो भूड़ मृदा का निर्माण गंगा, यमुना तथा उसकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र में प्लीस्टोसीन युग में प्लीस्टोसीन युग में बलुई मिट्टी से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे टीले बन गए हैं। इन्हें ही भूड़ मृदा कहा जाता है। ये हल्की बलुई दोमट होती है। बस भूड़ मृदा के बारे में इतना ही लिखना है, लिख लीजिए। हेडिंग डालिए भूड़ मृदा। भूड़ मृदा का निर्माण भूड़ मृदा का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में गंगा एवं यमुना भूड़ मृदा का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में गंगा तथा यमुना एवं उसकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में गंगा एवं यमुना तथा उसके बाढ़ वाले सहायक क्षेत्रों में सॉरी गंगा तथा यमुना एवं उसकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बलुई मिट्टी के लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों से हुआ है, जिसे हम भूड़ मृदा कहते हैं। ये हल्की बलुई दोमट मृदा है। अब बात करते हैं काली मृदा की। अगर हम काली मृदा की बात करें तो लौह तत्व एवं जीवाश्मों की अधिकता के कारण इसका रंग क्या होता है? काला। ये मृदा अगर इस मृदा की बात करें तो हम ये प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंडी क्षेत्र में पाई जाती है। काली मृदा प्रदेश में पश्चिमी जिलों तथा पश्चिमी क्षेत्रों तथा बुंदेलखंडी क्षेत्र में कहीं कहीं पाई जाती है, जहाँ इसे स्थानीय भाषा में करेल कहा जाता है या कपासी मृदा। जहाँ इसे करेल या कपासी मृदा कहा जाता है। काली मिट्टी का एक और नाम है उपरहार। उपरहार, ठीक। अरे सॉरी, उपरहार नहीं, काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिए, हेडिंग डालिए काली मृदा। लौह तत्व एवं जीवाश्मों की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। प्रदेश में काली मृदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण के पठारी प्रदेश में कहीं कहीं पाई जाती है, जहाँ पे इसे स्थानीय भाषा में करेल या कपासी मृदा कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये हो गई काली मृदा। ये हो गई मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा।
हमने एक मिट्टी पढ़ी थी लवणी एवं क्षारीय मृदा, उसमें अगर जगह हो तो थोड़ा सा लिख लीजिए। लवणी एवं क्षारीय मृदा को, लवणी एवं क्षारीय मृदा को ऊसर मृदा भी कहा जाता है, जिसे कहीं कहीं स्थानीय भाषा में रेह एवं कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, वहीं लिख लीजिए लवणी और क्षारीय मृदा, जहाँ पे आपने लिखा था वहाँ लिख लीजिए कि लवणी मृदा को ऊसर मृदा भी कहा जाता है, जिसे स्थानीय क्षेत्र में कहीं कहीं रेह और कल्लर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिट्टियों का टॉपिक काफ़ी लंबा है, इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट में भाग बांट दिया है। पहले पार्ट को हमने पढ़ लिया, दूसरी पार्ट में हम पढ़ेंगे दक्षिण के पठारी क्षेत्र की या फिर बुंदेलखंडी मृदा। उसके बाद पढ़ेंगे मृदा अपर्दन क्या होता है। मृदा अपर्दन, जैसे मृदा अपर्दन कितने प्रकार का होता है, जैसे वायु अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, परत अपर्दन, हम सारी अपर्दन को उस दिन देख लेंगे। ठीक है, जब हम नेक्स्ट क्लास मिट्टियों के पढ़ेंगे। तो ये क्लास चौथी थी और मिट्टियों का यह पहला पार्ट था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।